नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग इकोनॉमी से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो हम लोग इसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जानेंगे। What has been the performance of Insolvency and Bankruptcy Code 2016? अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि यूपीएससी में जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहां पे यू माइट बी आस्क्ड टू क्रिटिकली एनालाइज द आईबीसी 2016। और ये डिस्कशन टिपिकली वही एनालिसिस है। अगर हम लोग एक सवाल उठाएं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हैज बीन सक्सेसफुल, तो क्या हम लोग उसको सक्सेस कॉल कर सकते हैं? देखिए, हम लोग इसको कंप्लीट सक्सेस नहीं कह सकते, हम लोग इसको कंप्लीट फेलियर भी नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज तो तय है दैट आईबीसी इज मच बेटर देन एनी अदर प्रीवियस प्रोसेसेस। और ये डिस्कशन हम लोग कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हाल ही में कुछ डेटा रिलीज हुआ है आईबीबीआई का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ डेटा रिलीज किया है मार्च 2022 तक का, जिसमें यह बताया गया अभी तक जो भी केसेस आई हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत रेजोल्यूशन के लिए, लिक्विडेशन के लिए, उसमें 47% लिक्विडेशन हुआ है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर डेटा को समझेंगे एंड व्हाई इट इज अ प्रॉब्लम, ये अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दिस इज नॉट कनेक्टेड टू मी, यार इससे मुझे क्या फायदा है, देखिए ये डिस्कशन भारत के हर एक नागरिक के साथ कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं हूं स्टेक होल्डर, आप है स्टेक होल्डर, हर कोई है स्टेक होल्डर। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू बिजनेसेस, और बिजनेसेस को लोन कौन देता है? बिजनेस को लोन देते हैं बैंक्स, और इंडिया में मेजॉरिटी बैंक्स कौन सी है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यानी कि अगर एक बैंक ने किसी कंपनी को पैसा लेंड किया है तो उनको पैसा वापस भी चाहिए, क्योंकि वो हार्ड अर्न मनी है, टैक्स पेयर मनी ही तो है वो। क्योंकि बैंक से जब जा रहा है, अगर बैंक को सरकार ने बेल आउट कर दिया तो इसका मतलब क्या है? टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। हर एक टैक्स पेयर, डायरेक्ट टैक्स पेयर हो या इनडायरेक्ट टैक्स पेयर हो, इनडायरेक्ट टैक्स में तो आप जीएसटी पे कर रहे हैं। अगर आप एक 10 रुपए का बिस्किट भी खरीदेंगे तो उस पर भी आप जीएसटी दे रहे हो। तो एवरीबडीज मनी इज इन्वॉल्वड हियर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए समझते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सिंस 2016। ये रहेगा एजेंडा हमारी चर्चा। टू गेट टू नो दिस इंफॉर्मेशन, स्टे विद मी टिल द वेरी एंड। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो सकता है, बी रेडी फॉर अ लॉन्ग कॉल। लेट्स बिगिन। लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyiq.com। और आप जानते हैं कि हमारी पब्लिकेशन भी शुरू हो चुकी है। भारत का भूगोल, ज्योग्राफी की किताब आई है हिंदी में। यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर दिस फ्रॉम अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। डू अवेल दिस। चलिए खबर के ऊपर चलते। जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने ये बताया है कि डिस्ट्रेस्ड कंपनीज के जो भी केसेस आए थे उसमें लिक्विडेशन बहुत ज्यादा हुई है और रेस्क्यूइंग या फिर रेजोल्यूशन काफी कम हुआ है। हम लोग इस चीज को भी समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्क्यूइंग और रेजोल्यूशन। मार्च 2022 तक लिक्विडेशन इज वेरी वेरी हाई। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन उससे पहले आईबीसी है क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है क्या? 2016 में एक नया कोड आया इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के लिए। हम जानते हैं कि इंडिया में एग्जिट पॉलिसी बहुत ही ज्यादा टफ थी। अगर मैंने एक बिजनेस ओपन किया है, समझ लीजिए हाइपोथेटिकल सिनारियो, मेरा एक बिजनेस है, मेरी कंपनी है, मैंने लोन लिया है एसबीआई से, 1000 करोड़ का लोन लिया और मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, लेकिन कुछ लॉसेस हो गए जिसके चलते मैं एसबीआई को पे नहीं कर पा रहा हूं। तो एसबीआई को तो पैसा वापस चाहिए, तो कैसे वो लोग निकालेंगे? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू, राइट? कैसे करेंगे? जो भी मैंने कोलैटरल दिया हुआ है, कोई जमीन हो गई, कोई एसेट हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, या फिर मेरी कंपनी की कुछ इक्विपमेंट हो गई, उसको बेच बाच के बैंक अपना पैसा वापस लेंगी। लेकिन फिर भी बैंक्स तो नुकसान में ही रहेंगे, क्योंकि उनका एक तो कैपिटल लगा हुआ है, जो प्रिंसिपल पैसा और इंटरेस्ट दोनों में भी उनको नुकसान तो होगा। इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया था 2016। इसी कुछ फीचर्स थे। सबसे पहला फीचर था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स रखेंगे फॉर रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल या फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ट्राइब्यूनल्स बनेंगे जो एडजुडिकेट करेंगे रेजोल्यूशन प्रोसेस में। यानी कि केस होने से पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग चीजों को रिजॉल्व करने जल्द से, राइट? अगर नहीं है तो इवेंचुअली लिक्विडेशन के लिए जाएंगे। इसके अलावा पूरा रेगुलेटर कौन रहेगा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2016। और आपको ध्यान रखना है, दिस आईबीबीआई, इट इज द रेगुलेटर, इट इज अ यूनिक रेगुलेटर, जहां पे वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की ओवरसाइट करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का ओवरसाइट करते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज हो गई, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज हो गई, इन सब के ऊपर नजर रखते हैं,
यानी कि जो भी बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी के साथ जुड़ी हुई बॉडीज है उनका रेगुलेटर है IBBI, और रिसेंटली इन्होंने डेटा रिलीज किया है। समझते हैं उस डेटा को, लेकिन उससे पहले प्रोसेस क्या चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी एक कंपनी है, SBI से मैंने लोन लिया है 1000 करोड़ और मैं रीपेमेंट नहीं कर रहा हूँ, यानी मेरी किस्तें नहीं भर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि अगर आप 90 दिन डिफॉल्ट करेंगे तो यू बिकम नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA बनेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब आप NPA बन जाओगे तो उसमें कैटेगराइजेशन क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट। तो इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन बताइएगा मुझे। तो समझ लीजिए मैंने 90 दिनों तक कोई किस्त नहीं भरी, तो नाउ आई बिकम NPA, यानी कि बैंक के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है कि आपको पैसा वापस लेना है। तो समझ लीजिए इनिशिएशन करेंगे कि अगर किसी ने डिफॉल्ट किया तो चीजों को रिजॉल्व करना है। कैसे करेंगे? अब IBC कोड के अंदर डेटर भी इनिशिएट कर सकता है, क्रेडिटर भी इनिशिएट कर सकता है। बहुत जरूरी चीज है, यानी कि अगर मैंने उधार लिया है मैं भी इनिशिएट कर सकता हूं बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस, और बैंक्स भी इसको इनिशिएट कर सकते हैं। अब पहला स्टेप होगा कि रेजोल्यूशन करेंगे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ट्राइब्यूनल्स रहेंगी। पहला स्टेप कि कोर्ट में जाने से पहले, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाने से पहले हम लोग आपस में ही सुलझा के एक कमेटी सेटअप की जाएगी, और आउटस्टैंडिंग उधार आपका जो भी है किस तरह आप उसको रिजॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ बातचीत होगी। अगर रेजोल्यूशन निकला, रेस्क्यू कर सकते हैं। अब इस रेस्क्यू प्रोसेस में नॉर्मली क्या होता है कि बैंक्स गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ हेयर कट। अब हेयर कट मतलब क्या होता है कि अब मुझे बैंक ने लोन दिया था 1000 करोड़ का विद सम सॉर्ट ऑफ कोलैटरल, तो उस कोलैटरल में वो हेयर कट लेंगे, या फिर इंटरेस्ट रेट में हेयर कट लेंगे कि मुझे 1000 करोड़ देने हैं, और जो अब आप कोलैटरल जितना दे रहे हो, समझ लो 1200 करोड़ का कोलैटरल चाहिए तो आपने थोड़ा कोलैटरल कम कर दिया, या फिर आपने कुछ इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, यानी कि थोड़ी सी लॉसेस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बैंक इसलिए हेयर कट्स लेते हैं। अगर हेयर कट्स लेंगे तो रेजोल्यूशन निकल सकता है, रेस्क्यू हो सकती है कंपनी। और इस रेजोल्यूशन के लिए 6 महीने दिए जाते हैं, अप्रोक्सीमेटली 180 डेज। अगर रेजोल्यूशन नहीं हुई, अगर बैंक्स और मैं एक आपसी सहमति पे नहीं आए, तो इवेंचुअली लिक्विडेशन प्रोसेस पहुंचेंगे। अब लिक्विडेशन प्रोसेस क्या है? लिक्विडेशन प्रोसेस में बैंक अपना पैसा निकाल लेंगे, जो भी मेरे एसेट है, मेरी कंपनी है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है, सबको बेच बाच के अपना पैसा निकाल लेंगे। लिक्विडेशन मतलब एंड ऑफ द कंपनी, राइट। सो प्रोसेस क्या है? इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन के बाद नेगोशिएशन चलेगी कि रेजोल्यूशन करेंगे या फिर रेस्क्यू करेंगे कंपनी को, और अगर यहां पे नहीं हुआ रेस्क्यू, देन लिक्विडेशन प्रोसेस पे चले जाएंगे, यानी कि बेच बाच के सब कुछ खत्म कर दें। तो ये प्रोसेस है। 2016 से अभी तक क्या हुआ है? रिसेंटली IBBI ने डेटा दिया कि दिसंबर 2016 से मार्च 2022 तक अभी तक 47% कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स हैव लेड इनटू लिक्विडेशन, यानी कि अगर 100 केसेस आए हैं उसमें से 47% केसेस में कंपनी को बेच बाच दिया गया। इसके अलावा केवल 14% है जहां पे एक रेजोल्यूशन प्लान निकला है। अभी तक 5258 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स शुरू हुई है, जिसमें से 3406 क्लोज किए गए हैं। अब इसमें से 1609 केसेस में लिक्विडेशन भी हुई, यानी कि सब कुछ बेच बाच के बैंक्स हैव ट्राइड टू गेट देयर मनी बैक। और आपको ध्यान रखना, जब भी लिक्विडेशन होती है तो बैंक को नुकसान तो होना ही होना है, राइट। जहां पे भी रेजोल्यूशन हुआ है वो काफी कम रेजोल्यूशन है, 480 केसेस हैव एंडेड इन रेजोल्यूशन अभी तक, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या कह रहे हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, जब भी कोई कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो उसकी कंप्लीट वैल्यू इरोड हो जाती है। आपने ये जरूर सुना होगा, विजय माल्या का केस आपने सुना होगा। विजय माल्या ने डिफॉल्ट कर दिया, SBI के बहुत सारे लोन थे, अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ के आसपास लोन थे, इंटरेस्ट लगा, बहुत ज्यादा पैसा बढ़ गया था। तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में क्या होगा, उनके जो भी एसेट्स हैं, कोई बिल्डिंग हो गई, उनकी फ्लाइट्स हो गई, जेट्स हो गई, जो भी चीजें हैं, तो उन्हें बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी बिल्डिंग बिकी ही नहीं। जब SBI ऑक्शन कर रही थी, नोबडी बॉट इट। दैट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि उस एसेट की वैल्यू कंप्लीटली इरोड हो जाती है। तो इसके चलते काफी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और इंडियन लेंडर्स के साथ, यानी कि इंडियन बैंक के साथ ज्यादा कोई ऑप्शंस बचे नहीं है। लिक्विडेशन हैज बीन अ मेजर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब भी ऑक्शन होती है तो वहां पे एक मिसमैच हो रहा है। लोग जो कोट कर रहे हैं और जो बिड प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा मिसमैच हो चुका है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, 47% केसेस में लिक्विडेशन हुआ है, और लिक्विडेशन अमाउंट कितनी है? जो उधार है उसका केवल 8% से भी कम बैंक्स को वापस मिल रहा है। यानी कि अगर बैंक्स ने 100 रुपया लोन में दिया हुआ था, इंटरेस्ट तो छोड़ ही दीजिएगा, उनका जो वापस अमाउंट आ रहा है आउटस्टैंडिंग डेट में से, ओनली 8% दे आर गेटिंग बैक।
एंड दिस इज द प्रॉब्लम विथ लिक्विडेशन। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है, और मैंने आपको बताया कि हम सब इसमें स्टेक होल्डर हैं। क्यों? क्योंकि टैक्स पेयर्स मनी ही इस्तेमाल किया जाता है टू बेल आउट दीज बैंक्स। अगर बैंक्स देखिए उन्होंने लोन दे दिया, अब बैंक्स के बुक्स तो मेंटेन करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा लोन में चले जाएंगे तो बैंक फेलियर हो जाएगा, अगर बैंक फेलियर हो गई तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इसीलिए सरकार उन्हें बेल आउट करती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लिक्विडेशन बहुत ज्यादा हो रही है, लिक्विडेशन से जो अमाउंट आ रही है वो बहुत कम है। इसके अलावा रेजोल्यूशन जो हुए हैं अभी तक, जो रिसेंट टाइम्स में जो रेजोल्यूशन हुए हैं, उस रेजोल्यूशन में भी बहुत ही खराब सा ट्रेंड आया है। आईबीसी के साथ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में कुछ बड़े बड़े केसेस आए थे, जैसे कि एसआर स्टील का, जेट एयरवेज का, दीवान हाउस फाइनेंसिंग का, जहां पे रेजोल्यूशन हुआ, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन हुई, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में मैनेजमेंट चली गई, ओनरशिप चेंज हो गई, बैंक, यानी कि जब भी रेजोल्यूशन होता है तो जो नई कंपनी होगी वो क्लीन स्लेट के साथ शुरू करेगी। और यहाँ पे मोस्टली बैंक्स हेयर कट लेते हैं, मतलब बैंक्स अपनी कोलैटरल की वैल्यू कम कर देंगे या फिर इंटरेस्ट की वैल्यू कम कर देंगे, ताकि जो भी नई मैनेजमेंट आई है, नई कंपनी आई है, वो क्लीन स्लेट के साथ शुरू करें। और जो भी रेजोल्यूशन हुए हैं अभी तक रेजोल्यूशन प्लान में, जो अग्रीड रेजोल्यूशन वैल्यू आई है, दैट इज सैडली मच लेसर देन द लिक्विडेशन। अब आपको यह समझना है कि अगर मैं ये जो रिजॉल्व्ड केसेस थी, इन रिजॉल्व केसेस में जो कंपनीज थी उनके एसेट को बेच देता तो मुझे 1300 करोड़ के आसपास आ सकते हैं, 1316 करोड़। लेकिन जो मैंने रेजोल्यूशन की हुई है उसमें मुझे केवल 1288 करोड़ रुपए वापस आए हैं। अब यहां पे आपको लग रहा होगा सर ये तो नुकसान हो गया। देखिए, इस नुकसान को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलवेज बेटर टू रिस्ट्रक्चर द कंपनी। क्यों? क्योंकि कंपनी के एसेट लगे हुए हैं, कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज लगे हुए हैं, उन लोगों को उनकी नौकरी चलती हुई जाएगी। बिजनेस अगर एस्टैब्लिश्ड है तो उस बिजनेस को चला सकते हैं, और बैंक आगे बिजनेस करके प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए दिस कैन बी अंडरस्टूड टू सम एक्सटेंट। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ये लॉसेस क्यों हो रही, स्पेशली पिछले 2 से 3 क्वार्टर्स में? दिस इज बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। जब भी हम लोग लिक्विडेट करते हैं या फिर रेजोल्यूशन के लिए देखते हैं, तो जो दूसरे बिडर्स होंगे, अब जैसे मेरी कंपनी है, मैंने आपको हाइपोथेटिकल सिनारियो था, 1000 करोड़ का मेरा लोन है, मेरी कंपनी अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन मुझसे नहीं जम रहा है, तो कोई और अगर इसको चलाना चाहता है तो वो बिड करेगा कि 1000 करोड़ का जो लोन था, समझ लीजिए किसी को 500 करोड़ में, जब किसी ने 500 करोड़ में बिड कर दिया तो बैंक के लिए तो 50% लेस लॉस है, तो बैंक उनको उसमें बेच देगा। लेकिन अभी फिलहाल क्या हो रहा है, जो भी बिडर्स है उनकी बाइंग कैपेसिटी ही काफी डाउन हो चुकी है, तो इसीलिए बैंक्स को फेयर प्राइस नहीं मिल रहा है, लिक्विडेशन में भी फेयर प्राइस नहीं मिल रहा है। सो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। सो ओवरऑल क्या प्रॉब्लम चल रही है आईबीसी के साथ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डेटा? सबसे पहली चीज, बहुत ज्यादा लिक्विडेशन चल रही है, लिक्विडेशन की तरफ एक बहुत ज्यादा बायस हो चुका है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लिक्विडेशन नहीं हुई तो लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस में चले जाएंगे, लीगल केसेस। हम लोगों ने देखा है पहले भी ये चीज कि बहुत सालों तक केस चल रहा है, एग्जिट पॉलिसी है ही नहीं, और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है आईबीसी में, तो इसके चलते क्विक लिक्विडेशंस हो रहा है। इसके अलावा हेयर कट्स भी बहुत ज्यादा हुए हैं, जैसे कि जेट एयरवेज का मैंने आपको केस बताया, जहां पे रेजोल्यूशन हुआ 95% तक का हेयर कट लिया बैंक्स, लेंडर्स ने 95% तक का हेयर कट लिया, विच इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। इसके अलावा पेंडेंसी ऑफ केसेस आपने देखी, मैंने आपको केसेस बताए यहाँ पे कि 5000 केसेस है, जिसमें से केवल 3400 डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2000 के आसपास केसेस अभी भी पेंडिंग है। एनसीएलटी में वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के साथ भी प्रॉब्लम है इंडिया में, इनएफिशिएंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की वजह से जल्दी रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है, या फिर कम वैल्यूएशन पे लिक्विडेशन हो रही है, रेजोल्यूशन हो रही है। और इवेंचुअली मैंने आपको बताया प्रॉब्लम क्या हो रही है, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, और अभी फिलहाल बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लोडाउन। आगे चल के भी रिकवरी काफी लो ही रहेगी। जब भी रेजोल्यूशन होगी, जब भी लिक्विडेशन होगी, वी माइट एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ ट्रेंड कि बैंक्स को अभी भी लॉस उठाना पड़ेगा कंटिन्यूसली। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लोडाउन। बिडिंग कैपेसिटी होगी नहीं, क्योंकि अगर कोई मेरा बिजनेस खरीदना चाहते हैं तो उसके पास बिडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तो बिडिंग कैपेसिटी नहीं है तो कहां से वो खरीद पाएंगे। सो रिकवरी आगे चल के भी थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक जरूर रहेगी। अभी तक जो आपने डिस्कशन सुना, आपको ये लग रहा होगा कि सर इस पूरे डिस्कशन से मुझे लग रहा है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये समझना है एवरीथिंग इज नॉट वेरी बैड। इनफैक्ट अगर मैं कंपैरिजन करूं पहले की प्रोसेसेस का और आईबीसी का, तो आईबीसी इज मच बेटर। आईबीसी ने सक्सेसफुली
2017 से 2021 तक जो रेजोल्यूशन टाइम था, बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन टाइम था, पहले 4.3 ईयर्स तक चलता था, 4-5 सालों तक चलता था। अभी इट हैज कम डाउन टू अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर्स, यानी कि 460 डेज में रेजोल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा आईबीसी से रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा है। अब रिकवरी रेट कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% टिल मार्च 2020। अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में इट हैज बीन वेरी लो, बट ऑन एन एवरेज हाइयर रिकवरी रेट। अगर हम लोग इसे कंपेयर करें दूसरे प्रोसेस के साथ, फॉर एग्जांपल सार्फेजी एक्ट था पहले, अगर सार्फेजी एक्ट के तहत हम लोग रिकवरी की बात करें, इट वाज नियर 20%। उससे भी बदतर थी दूसरी मेजर, जैसे कि आर्बिट्रेशन हो गई, मीडिएशन हो गई, लोक अदालत में चले गए, तो वहां पे तो रिकवरी रेट वाज ओनली 5%। सो आईबीसी इज मच बेटर टिल डेट। आईबीसी की वजह से हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ी है। 2017 से 2020 तक कंटिन्यूअसली हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी है। इनफैक्ट अगर हम इकोनॉमिस्ट से पूछें, एक्सपर्ट से पूछें, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा एडवांटेज है एक पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है। एक पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है कि पहले इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी में क्या था? प्रमोटर इन पोजीशन था, यानी कि जिसकी कंपनी है उसके पास पोजीशन रहेगी, वो डील किया करता था। लेकिन अभी क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल आ चुका है। इस चीज को थोड़ा और समझते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया था, मेरी कंपनी है, मैंने एसबीआई से 1000 करोड़ का लोन लिया, समझ लीजिए मैंने डिफॉल्ट कर लिया, राइट? अब डिफॉल्ट कर दिया तो प्रोसेस इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का मैं भी इनिशिएट कर सकता हूं, बैंक भी इनिशिएट कर सकता है। क्लियर? तो बैंक्स आजकल इसको एक क्रेडिबल डिटरेंस मॉडल बना रही है कि अगर आप एनपीए बन गए, अगर आपके स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, तो इमीडिएटली वो आईबीसी की तरफ एक स्टेप उठा लेते हैं। और अगर मेरी कंपनी है, मुझे लग रहा है कि मेरी कंपनी चलेगी, तो ये एक बहुत बड़ा डर मेरे अंदर लगेगा कि अगर मैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के प्रोसेस में चला गया तो मेरी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा, मेरी कंपनी अगर लिस्टेड है तो उसके शेयर गिर जाएंगे। तो इसके चलते आई वुड गो फॉर अ क्विक रेजोल्यूशन। इनफैक्ट 2016 से अभी तक 20,000 से भी ज्यादा केसेस में वो लिक्विडेशन प्रोसेस तक पहुंचा नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अप्रोक्सीमेटली 6.1 लाख करोड़ वर्थ के जो डिस्प्यूट्स थे, इश्यूज थे, उसको रिजॉल्व किया गया है बाय मीडिएशन इटसेल्फ, यानी कि इवन बिफोर एडमिटिंग इट टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इसकी रेजोल्यूशन या फिर एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। ये एक डर लगा हुआ है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि इनिशिएट कोई भी कर सकता है, बैंक्स भी कर सकते हैं, लेंडर्स भी कर सकते हैं, क्रेडिटर्स कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। जिसने उधार लिया है वो भी इनिशिएट कर सकता है, जिसने उधार दिया है वो भी इनिशिएट कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है इन इंडियन इकोनॉमी। ये कहते हैं इकोनॉमिस्ट, ये गवर्नर ऑफ आरबीआई भी बता चुके हैं, डिप्टी गवर्नर्स भी बता चुके हैं, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है कि इंडिया बाय फार इट इज डूइंग बेस्ट एटलीस्ट इन साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी जब से आईबीसी कोड आया है। इसका मतलब क्या है कि आईबीसी कोड में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, मैंने आपको प्रॉब्लम्स गिना दिए हैं, लेकिन अभी तक के प्रोसेस में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड इज डूइंग प्रीटी वेल। लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और भी ज्यादा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स की बेंचेस की जरूरत है, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को अच्छा करने की जरूरत है, क्योंकि पेंडेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है, 2000 से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग है। तो पेंडेंसी को कम करने के लिए वी नीड मोर ट्राइब्यूनल्स, वी नीड मोर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे एडीआर मेजर्स है उसको हम लोग ला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दिया यहाँ पे कि एनसीएलटी में वो एप्लीकेशन एडमिट होने से पहले ही आप एक कमिटी के थ्रू मीडिएशन कीजिएगा और रेजोल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा, राइट? वट एवर हेयर कट्स दैट बैंक्स कैन टेक दैट कैन बी डन बिफोर एडमिटिंग। और जो हेयर कट्स आते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया जेट एयरवेज के केस में 95% हेयर कट लिया, विच इज क्वाइट अनसस्टेनेबल फॉर बैंक्स, क्योंकि ये भी बैंक्स के लिए बहुत बड़ा लॉस है। इसके अलावा एक सुझाव और आया है, एक सुझाव है कि बैंक्स को, लेंडर्स को जल्द से जल्द, यानी कि जैसे ही एसेट स्ट्रेस्ड बन जाए तो इमीडिएटली आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर शुरू कर दिए, क्योंकि जितना बैंक्स डीले करेंगी उतना ज्यादा उस कंपनी की वैल्यू, उस एसेट की वैल्यू डिटेरियोरेट होगी। उसके बाद अगर लिक्विडेट भी करेंगे तो नुकसान हो रहा है, आपने ये देखा जरूर। इसके अलावा एक और सुझाव ये होगा कि एक नया इंस्टीट्यूट बन सकता है जहां पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की ही ट्रेनिंग हो कंटिन्यूअसली, क्योंकि अभी फिलहाल जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है, ये पार्लियामेंट्री पैनल ने भी बताया था कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर मियर डिग्री होल्डर्स हु डू नॉट हैव मच एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर डोमेन। तो इसके लिए एक अलग इंस्टीट्यूट बन सकता है, जिसके चलते हम लोग और भी अच्छे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ला सकते हैं, ताकि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कैन बी रिजॉल्व्ड वेरी वेरी क्विकली।
तो इस पूरे डिस्कशन से एक निष्कर्ष क्या निकला? व्हाट इज द कंक्लूजन आउट ऑफ दिस? सी, आईबीसी हैज प्रॉब्लम्स, मैंने आपको प्रॉब्लम्स बता दिए, बट आईबीसी इज ऑल्सो वर्किंग। किसी भी चीज को इंप्रूव होने के लिए समय देना चाहिए, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में भी जो भी लूपहोल्स है उन लूपहोल्स को रिजॉल्व करना चाहिए। अभी भी अगर मैं बात करूं यहाँ पे 460 दिन भी बहुत ज्यादा है, इट इज वेरी हाई, राइट। अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज की बात करें 100 डेज में रेजोल्यूशन निकल आता है, लेकिन हमारे पास अभी भी हम लोग बहुत दूर है। इनफैक्ट हमारा खुद का टारगेट है 333 डेज का टारगेट है, जिससे हम लोग काफी दूर है अभी भी। सो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इज देयर एंड दीज आर द सजेशंस। अगर एक सवाल आ जाए आपको यूपीएससी सिविल सर्विस में, सब्जेक्टिव सवाल ऑन आईबीसी, दिस इज गोइंग टू गिव यू वेरी गुड फॉर्डर टू राइट about the problems that are going on and about the suggestions or improvements that we need. अगर इस चीज के ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी, कोई खबर आएगी, तो विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी आई। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।